सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 15 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जाकर जिन्हों ने डेमन कैसल को पूरा कर लिया था और उसी के साथ साथ डेमन किंग को भी मार डाला था। जिन्हों के शैडो से यहाँ पर बचे कुछ स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर जिन्हों को डेमन किंग का रिंग, डेमन किंग का बड़ा वाला सोर्ड, डेमन किंग का 2 बड़े बड़े डैगर्स, उसी के साथ साथ डेमन किंग का हॉर्न और आखिर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डेमन किंग का प्यूरिफाई हुआ ब्लड। जिन्हों को ये सारे आइटम एक के बाद एक मिलते जाते हैं। जिन्हों यहाँ पर डेमन किंग का रिंग को पहनने था। ये रिंग एक एस रैंक का आइटम था और इसे पहनते जिन्हों का सेंस और इंटेलिजेंस स्टैट 20+ हो जाते हैं। इस रिंग को पहनने के बाद जिन्हों को कुछ एडिशनल भी मिलता है। जिन्हों को यहाँ पर डेमन किंग का नेकलेस और ईयर रिंग को भी पहनने के लिए कहा जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर जिन्हों के सारे स्टैट्स 5 और 10 के करीब बढ़ जाते हैं। इसके बाद जिन्हों अपने हाथ में डेमन किंग का प्यूरिफाई ब्लड लेता है और एलिक्सर बनाने के लिए जो 3 आइटम्स चाहिए होते हैं उन तीनों को मिक्स करके यहाँ पर एलिक्सर बनाने के काम पे जिन्हों लग जाता है। पीछे से यहाँ पर एजल जिन्हों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हों अपने काम में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। तीनों आइटम्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सिस्टम के सामने 10 का काउंटडाउन दिखाया जाता है। होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के वक्त यहाँ पर जिन्हों को पता चलता है कि इसका सक्सेसफुल होने का चांस जिन्हों के इंटेलिजेंस स्टैट के ऊपर डिपेंड करता है। जिन्हों यहाँ पर कहने लगता है, अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं अपने इंटेलिजेंस स्टैट को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। लेकिन तभी पीछे से एजल कहती है, मेरे ख्याल से आपको ये आइटम बनाने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ऐसे करते करते यहाँ पर काउंटडाउन 1 तक पहुंच जाता है और फाइनली जाकर जिन्हों के सामने नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली इस आइटम को क्राफ्ट कर लिया है। आपके पास आ चुके 6 होली वाटर ऑफ लाइफ का पोर्शन। होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए जो 3 आइटम चाहिए थे उनमें से 2 आइटम्स में से कुछ यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन एक आइटम यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यानी कि अगर जिन्हों चाहे तो वो दोबारा होली वाटर ऑफ लाइफ को नहीं बना सकता। जिन्हों अपने हाथ में होली वाटर ऑफ लाइफ को लेता है, जिसका डिफिकल्टी लेवल एस रैंक का था और ये कोई भी बीमारी को क्योर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जिन्हों सोचने लगता है, क्या ये सच में मेरी माँ की बीमारी दूर कर सकता है। दूसरी तरफ आयरन यहाँ पर डेमन किंग के ड्रैगन यानी कि काजलन को यहाँ पर लेकर आता है। जिन्हों यहाँ पर आयरन का तारीफ भी करता है और इसके बाद ही जिन्हों कहता है, अराइज। इसलिए ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिन्हों को यहाँ पर एक नाम चूज करने के लिए कहा जाता है। जिन्हों यहाँ पर उसका ओरिजिनल नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जिन्हों इसका नया नामकरण करता है और वो है काइसल। इसलिए यहाँ पर कहती है, हम लोग इसकी मदद से हमारे क्लैन तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्हों मनी मन कहता है, क्या मुझे यहाँ से फिर से एक एक करके नीचे जाना होगा? अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ से अभी के अभी निकलना चाहता हूँ। पीछे से यहाँ पर एजल कहने लगती है, वापस लौटने के बाद हम लोग आपके लिए एक बैंक्वेट रख सकते हैं और मेरे फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। एजल जब ये सब कुछ कह रही थी तब जिन्हों अपने क्वेस्ट के रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, जहाँ पर जिन्हों को एक टॉप टायर का रून स्टोन मिलता है और इस रून स्टोन के अंदर जिन्हों को एक शैडो एक्सचेंज स्किल मिलने वाला था और उसी के साथ साथ जिन्हों को 30 बोनस स्टैट और उसी के साथ साथ उसे डेमन स्लेयर का टाइटल भी मिलता है। जिन्हों यहाँ पर तुरंत उस रून स्टोन को क्रैक करता है और जिन्हों को एक नया स्किल शैडो एक्सचेंज मिलता है, जिसके लिए जिन्हों को यहाँ पर कोई भी मैना नहीं चाहिए था। इस स्किल की मदद से जिन्हों अपने किसी भी शैडो से पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता था। जिन्हों ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर कहने लगता है, तो बेसिकली इसका मतलब अभी मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। सच में स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके बाद जिन्हों एजल को कहता है, मुझे माफ करना एजल, लेकिन तुम्हें मेरे बिना ही वापस जाना होगा। तुम्हारा क्लैन 80th फ्लोर में है, यानी कि ये यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे किसी दिन बाद में मुलाकात होगी। जिन्हों यहाँ पर अपना नया स्किल शैडो एक्सचेंज एक्टिव करता है। इसलिए यहाँ पर कुछ कहने की तो कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले जिन्हों वहां से रफू चक्कर हो जाता है और देखते देखते जिन्हों अपने घर के गली के पास पहुंच जाता है। जिन्हों यह स्किल हर 3 घंटे में इस्तेमाल कर सकता था। अपने गली में आते ही यहाँ पर जिन्हों काजल को समन करता है। इसके बाद हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिनचो चेयरमैन गोको जापान के भेजे हुए कुछ वीडियो दिखा रहा था।
ये वीडियो सैटेलाइट से लिया गया था जो मैना को डिटेक्ट कर सकता है। गोतो रियोजी ने मीटिंग के दौरान जैसे कहा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्च पार्टी भेजने के वक्त जब एंट मॉन्स्टर्स ने गुफा से बाहर निकल के उन हंटर्स को मारा था, इस वीडियो में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। और उसी के साथ साथ एंट मॉन्स्टर्स के बढ़ते हुए एवोल्यूशन को देखकर ये मामला और भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका था। चेयरमैन गो यहाँ पर पूछते हैं, अगर एंट मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि उनका रानी मुसीबत में, तो उसके बाद क्या होगा? जिनचो इसके रिस्पॉन्स में कहता कि एंड्स एक वेब की मदद से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से जापान जैमिंग सिग्नल्स भेजेंगे ताकि वो लोग एंड्स को कंफ्यूज कर सके। चेयरमैन को इसके बाद कहते हैं, तो इसका मतलब हमें से प्राणी और उनके गार्ड्स के बारे में चिंता करना होगा। चेयरमैन गो जब ये कह ही रहे थे तभी अचानक से उन्हें दूर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। जिंजल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद चेयरमैन गो जिंजल से पूछते हैं, वैसे क्या तुमने हंटर संजनू के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की? जिंजल यहाँ पर कहता है कि जिन्नू का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। इसके बाद हमें एक टेंट में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें व्हाइट टाइगर गिल का लीडर बाई क्यूनहू दिखाई देता है और बाई क्यूनहू के साथ और एक बंदा बैठा हुआ था। उन्हें भी दूर से यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली ऑरा महसूस होता है। बाई क्यूनहू यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार वो था क्या, लेकिन वो दूसरा बंदा क्या था। लगता है चोजोंगिन और चाइन के बीच में शेयर्स को लेकर एक बार फिर से कहानी शुरू हो गई होगी। वैसे तुम छोड़ो इन सब बातों को, ये लो तुम्हारे लिए और एक ग्लास। बाई क्यूनहू यहाँ पर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। हमें देखने मिलता है बाई क्यूनहू जिस बंदे के साथ यहाँ पर बात कर रहा था वो असल में एस रैंक का हीलर मिन बियुंग है। मिन बियुंग यहाँ पर कहता है, अरे भाई एक चीज को लेकर कितना सोचेगा, अगर ऐसे सोचते रह गया तो तेरे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे एक दिन। वैसे तुम एक कमाल की बात सुनना चाहोगे? बाई क्यूनहू यहाँ पर कहता है, मुझे तुम्हारे घिसे बैठे जोक में हंसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिन बियुंग इस दुनिया का इकलौता ऐसा हंटर था जो पूरी तरीके से फिट होने के बावजूद भी उसने बहुत ही जल्दी अपने कैरियर से रिटायर ले लिया था, क्योंकि वो एक ऐसा रंग का हंटर था तो वो चाहता तो अपने करियर को लंबा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी कर सकता था। एक मिडिल क्लास परिवार से आने के बावजूद भी उसने अपने हंटर कैरियर से बहुत ही जल्दी रिटायर ले लिया था, जो काफी ज्यादा अजीब बात था। मिन बियुंग यहाँ पर बाई क्यूनहू को पूछता है, क्या तुम सच में इस रेड में जाना चाहते हो? बाई क्यूनहू यहाँ पर हाँ कहता है, लेकिन मिन बियुंग कहता है, ये जानते हुए भी वहाँ पर योनसुक के साथ क्या हुआ था? बाई क्यूनहू कहता है, तो मेरे पास वहाँ पर जाने का और एक बड़ा वजह है, ताकि आगे जाकर आम लोगों को मुश्किल न उठाना पड़े। और वैसे भी मुझे किसी एक रास्ते पे तो जाना ही होगा, तो क्यों ना मैं अच्छे काम वाले रास्ते पे जाऊँ। मिन बियुंग ये सुनकर कहता है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, और अगर तुम मुझे यहाँ पर अपनी टीम में शामिल करने के लिए आए हो तो तुम इस बारे में बोल सकते हो। बाई क्यूनहू यहाँ पर कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने टीम में बुलाने के लिए नहीं, पता नहीं आगे जाकर मैं तुमसे मिल भी पाऊँ या फिर नहीं, तो मैंने सोचा कि आखिरी बार के लिए तुम्हें गुड बाय कहते जाओ। यह सुनकर मिन बियुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिन बियुंग यहाँ पर आगे कहता है, मैं टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। टीचर का नाम सुनकर यहाँ पर बाई क्यूनहू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन मिन बियुंग आगे कहता है कि रिटायर होने की वजह से रिसेंटली यहाँ पर तैयार होने वाले यूजिन गिल से उसे काफी कमाल का ऑर्डर मिला था। उसे कहा गया था गिल लीडर बनने के लिए। यूजिन गिल के साथ साथ यहाँ पर मिन बियुंग को और भी काफी सारे कमाल के ऑफर्स मिले थे, लेकिन मिन बियुंग ने सबको मना कर दिया था। मिन बियुंग के हाथ यहाँ पर कांप रहे थे। मिन बियुंग यहाँ पर कहता है, मुझे देखकर शायद तुम्हें ये महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं मारने और मरने के इस खेल से बहुत ही ज्यादा तंग हो चुका हूँ, और इसी वजह से मैं टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैं कोरियन हिस्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे हिस्टोरिकल ड्रामास कितने ज्यादा पसंद है। बाई क्यूनहू कहता है, तुम सच में पागल हो मिन बियुंग। मिन बियुंग यहाँ पर कहता है, ये कोई पागलपन तो नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे नॉर्मल जिंदगी कहता है। बाई क्यूनहू यहाँ पर मुस्कुरा के अपने मन ही मन कहता है, शायद इसे एक नॉर्मल जिंदगी कहता है, और मेरे ख्याल से हंटर्स इस दुनिया के अब नॉर्मल जीव है। वैसे ज्यादातर हंटर्स को मैजिकल बीस्ट को मारने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन शायद हीलर से बात आसानी से मान नहीं पाते। इसके बाद हमें सीधे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर जिन्मू की माँ एडमिट थी। तभी अचानक से जिन्मू छुप के खिड़की से अंदर आता है। जिन्मू के पास अभी दवाई तो था, लेकिन दवाई काम करेगा या फिर नहीं इसमें कोई भी भरोसा नहीं था, और दवाई पिलाने के बाद अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो जिन्मू इसका बोझ कभी भी सह नहीं पाएगा, और कोमा में होने की वजह से जिन्मू की माँ यहाँ पर कुछ भी पी भी नहीं पाएगी। तो होली वाटर ऑफ लाइफ काम करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा डाउट था, लेकिन अभी तक सिस्टम ने बहुत कुछ इम्पॉसिबल वाला काम करके दिखाया था। तो जिन्मू यहाँ पर सिस्टम के ऊपर भरोसा करने की सोचता है। जिन्मू इसके बाद बोतल का कैप खोलता है। जिन्मू के हाथ यहाँ पर कांप रहे थे।
लेकिन वो साहस जुटा के अपनी माँ को वो दवाई धीरे धीरे पिलाने लगता है। दवाई पिलाने के वक्त यहाँ पर जिन्हों की माँ के कंधे पे जिन्हों को एक स्कार देखने मिलता है। इस स्कार को देखकर यहाँ पर जिन्हों को एक पुराना कहानी याद आ जाता है। दरअसल ये बात जिन्हों के बचपन का था। जिन्हों अपनी माँ के बालों को वॉश करना चाहता था, तो इसलिए जिन्हों अपनी माँ के पास जैसे गर्म पानी लेकर आता है, गलती से वो गर्म पानी जिन्हों की माँ की गर्दन पे गिर जाता है और हमेशा के लिए वो जगह एक दाग बन जाता है। जिन्हों ये हादसा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। लेकिन गर्म पानी जिन्हों की माँ के ऊपर गिरने के बाद भी जिन्हों की माँ सबसे पहले ये चेक करती है कि जिन्हों ठीक है या फिर नहीं। जिन्हों आज भी वो दिन बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता है। इसके बाद हम लोग फिर से प्रेजेंट पे आते हैं। दवाई पिलाने की कुछ देर बाद भी यहाँ पर जिन्हों की माँ को होश नहीं आता। जिन्हों यहाँ पर पैनिक करने लगता है। हालांकि जिन्हों की माँ का स्किन का कलर नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जिन्हों की माँ ने अभी तक आंखें नहीं खोले थे। जिन्हों यहाँ पर मन ही मन कहने लगता है, अपनी आंखें खोलिए माँ। मैं इस रास्ते पे इसलिए चला क्योंकि मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मुझे आपको ठीक करने का कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर बना। प्लीज माँ, अपनी आंखें खोलिए। मैं आपके सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद हमें जिन्हों के घर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन्हा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में कुछ बैठ नहीं रहा था। तो इसलिए जिन्हा यहाँ पर थोड़ा बाहर का हवा खाने के लिए आती है। जिन्हा यहाँ पर बाहर का मौसम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद फिर से हमें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दवाई पिलाने के बाद यहाँ पर बहुत वक्त बीत जाता है। अचानक से हमें एक औरत बैठी हुई देखने मिलती है, जो अचानक से कहती है, जिन्हों क्या ये तुम हो? कुछ ही पलों बाद हमें देखने मिलता है ये असल में जिन्हों की माँ थी, जो अपने 4 साल के कोमा से फाली जाकर जाग उठी थी। जिन्हों अपनी माँ को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों की माँ पूछती है, मैं ऐसे हालत में कब से हूँ? जिन्हों यहाँ पर धीरे से कहता है, 4 साल। पिछले 4 साल से आप यहाँ पर है माँ। जिन्हों की माँ पूछती है, जिन्हा कहाँ पर है? जिन्हों कहता है, जिन्हा बिल्कुल ठीक है माँ। जिन्हों की माँ इसके बाद कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, तुमने अपना वादा पूरा किया। जिन्हों की माँ इसके बाद धीरे से जिन्हों के हाथ को पकड़ती है और पूछती है, लेकिन तुम्हें ये चोट कहाँ से आया? जिन्हों मेरे बेटे, तुमने अब तक तुम्हारी पूरी कोशिश की है ना? ये सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हों पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जिन्हों के माँ के कोमा से बाहर निकलने की खबर जैसे डॉक्टरों के कानों तक पहुंचता है। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो डॉक्टर ये खबर लेकर आया था वो कहता है, सर पेशेंट के घर वाले पेशेंट को जल्द से जल्द घर लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? जो हेड डॉक्टर था वो कहता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है डॉक्टर, वो तो शायद चल भी नहीं पा रही होगी। लेकिन वो दूसरा डॉक्टर कहता है कि पेशेंट के सारे टेस्ट यहाँ पर नॉर्मल आए हैं, उसके साथ साथ वो पूरी तरीके से हेल्दी है और चल फिर भी सकती है। ये सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दूसरा डॉक्टर कहता है, सर मेरे ख्याल से ये लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। हेड डॉक्टर कहता है, हम अभी तक कुछ भी श्योरली नहीं कर सकते, तो हम लोग पेशेंट को इतना जल्दी और आसानी से घर नहीं भेज सकते। वो दूसरा डॉक्टर कहता है, सर मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो लोग कोई आम इंसान नहीं है। वैसे आपने कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के बारे में तो सुना ही होगा, असल में वो उस हंटर की माँ है। ये बात सुनकर यहाँ पर डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं और डॉक्टर यहाँ पर जिन्हों की माँ को डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हमें जिन्हों के मोम के कमरे पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें जिन्हा देखने मिलती है, जो बच्चे की तरह यहाँ पर रो रही थी। जिन्हों की माँ कहती है, जिन्हा तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। जिन्हा यहाँ पर तुरंत अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये देखकर जिन्हों अपने मन में कहता है, आखिर में जाकर मेरी कड़ी मेहनत आज रंग लाई है, लेकिन मुझे डर है कि एक हंटर के तौर पे मैं एक ऐसे जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं लौट सकता। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद जिन्हों बाहर के एक बेंच पे बैठे बैठे अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। डेमन कैसल के मिशन के दौरान यहाँ पर जिन्हों को बहुत सारे मिस कॉल आए थे। जिन्हों यहाँ पर किसी को कॉल बैक तो नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर किसी को जरूरत होगा तो वो फिर से वापस से जरूर कॉल करेगा। जिन्हों देखते हैं न्यूज में उसके काजल के बारे में खबर पहुंच चुकी थी, तो वे अचानक से जिन्हों के फोन का घंटी बज उठता है। जिन्हों यहाँ पर कॉल उठाता है और कॉल उठाते ही यहाँ पर जिन्हों को पता चलता है कि चेयरमैन गो ने पर्सनली जिन्हों को कॉल किया था। जिन्हों यह सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर कहने लगता है, चेयरमैन गो सब कुछ ठीक तो है ना? आप खुद मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन गो यहाँ पर दूसरी तरफ से कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ पता ही होगा हंटर सिंह जिन्हों।
जिन्हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि जिन्हो अभी तक डेमन कैसल में था तो जिन्हो को आसपास होने वाले किसी भी खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चेयरमैन यहाँ पर रिसेंटली होने वाले एंड मॉन्स्टर के किस्से के बारे में जिन्हो से पूछ रहे थे, लेकिन जिन्हो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जिन्हो को लगता है कि काजल के बारे में शायद चेयरमैन गो को पता चल चुका है। लेकिन इसके बाद जिन्हो पूछता है, चेयरमैन गो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चेयरमैन गो यहाँ पर समझ जाता है कि जिन्हो को कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए चेयरमैन गो जिन्हो को यहाँ पर हंटर एसोसिएशन में बुलाते हैं। इसके बाद हमें सीधे कोरिया के हंटर एसोसिएशन पर ले जाया जाता है। चेयरमैन गो यहाँ पर जिन्हो को जेजो आइलैंड के बारे में सब कुछ खुल के बताते हैं और 4 दिन के अंदर वो लोग जेजो आइलैंड का रेड करने वाले ये भी यहाँ पर हमें पता चलता है। चेयरमैन गो यहाँ पर सीधे पॉइंट पे आते हैं और वो इस रेड में जिन्हो का मदद मांगते हैं। ये बात सुनकर जिन्हो यहाँ पर बहुत ही गहरे ख्यालों में खो जाता है। जिन्हो को अपनी माँ के बारे में याद आता है। जिन्हो यहाँ पर जैसे कुछ कहने जा ही रहा था तभी अचानक से जिन्हो को खतरनाक मैना वेब सेंस होते हैं। चेयरमैन गो यहाँ पर पूछते हैं, क्या हुआ मिस्टर संग जिन्हो? जिन्हो कहता है, मैंने आसपास कुछ खतरनाक मैना वेब्स को सेंस किया। क्या आसपास कोई हाई लेवल का हंटर मौजूद है? चेयरमैन गो यहाँ पर कहते हैं, हंटर संग जिन्हो, सच में आपका सेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगा था कि आप उन्हें इतने दूर से भी सेंस कर सकते। दरअसल कुछ इस तरह के हंटर्स आने वाले जेजो आइलैंड के लिए जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज जापान के इस तरह के हंटर गोतो रियोजी भी यहाँ पर मौजूद है। गोतो रियोजी का नाम सुनते ही यहाँ पर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गोतो रियोजी एक ऐसा फेमस बंदा था, अगर कोई हंटर ना भी हो तो भी उसे जापान के ग्रेटेस्ट हंटर गोतो रियोजी के बारे में पता है। चेयरमैन गो यहाँ पर कहते हैं, क्या आप मेरे साथ जिम में जाना चाहेंगे? इसके बाद हमें जिम में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें बाई क्यूनो देखने मिलता है, जो अपने व्हाइट टाइगर वाले फॉर्म पे किसी के साथ बैटल कर रहा था। हमें एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा देखने मिलता है जो कराटे का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो कराटे वाला बंदा बाई क्यूनो के कंधे पे हाथ रखता है और अपने पैर की मदद से बाई क्यूनो को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन बाई क्यूनो यहाँ पर डटा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा बाई क्यूनो को उठाकर पटक देता है। वो बंदा इसके बाद कहता है, कोच बाइक, तुम्हारे जैसे एक यंग बंदे को इससे अच्छा करना चाहिए। बाइक क्यों भी यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है, मैं यहाँ पर कोई कोच नहीं हूँ और ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर से लड़ जाते हैं। उन दोनों के चेहरे में यहाँ पर मुस्कुराहट था। आसपास यहाँ पर हमें जबरदस्त मैना वेब सेंस होता है। जिम के बैल्कोनी से यहाँ पर चेयरमैन गो और जिन्हो उन दोनों का बैटल देख रहे थे। चेयरमैन गो कहते हैं, एक साथ इतने सारे इस रैंक के हंटर्स बहुत ही कम देखने मिलते हैं। जिन्हो यहाँ पर कहता है, लेकिन लगता है मिस्टर बाई को कुछ दिक्कत हो रहा है। जिन्हो ये बात जैसे कहता है तभी अचानक से वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है। वो कहता है, आपको देखकर ये लग रहा होगा मिस्टर संग जिन्हो, लेकिन मिस्टर बाई की पूरी ताकत के सामने माँ दोंगोक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमें देखने मिलता है ये बंदा और कोई नहीं था, ये था चोई चोंग। चोई चोंग यहाँ पर कहता है, बहुत दिन बाद मिले मिस्टर संग। वैसे आप वहाँ पर जो कराटे की यूनिफॉर्म पे देख रहे हैं वो असल में फेम गिल्ड का लीडर माँ दोंगोक है। जिन्हो यहाँ पर कहता है, वैसे आपने कहा कि मिस्टर बाइक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे, आखिर इसका मतलब क्या है? चोई चोंग इन कहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मिस्टर बाइक अपनी असली फॉर्म को रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते समय मिस्टर बाइक एक मॉन्स्टर बन जाता है। जिन्होंने इसके बारे में रूमर सुने थे, लेकिन जिन्होंने कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। चोई चोंग इन यहाँ पर आगे कहता है, वैसे आप वहाँ पर खड़े हुए लोगों को तो देख ही सकते, वो जापान के इस रैंक के हंटर्स है जो इस रेड में हमारा साथ देने वाले, और उनमें से एक गोतो रियोजी भी है। इसके बाद हमें सभी जापानीज इस रैंक के हंटर्स से मिलवाया जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।